फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज का टॉपिक है। फुलफिलमेंट का अगर आप देखा जाए तो इसको कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब पूरी की पूरी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफिल हो जाती हैं, वो परफॉर्म हो जाती हैं, उसको कहा जाता है कि ये फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको वो कहता है द फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर जो है इसका जो है 6 है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अब ये कहते हैं ऑब्लिगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ऑब्लिगेशन जब फुलफिल हो जाती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो हम उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। सिंपल सिर्फ ये अगर आप लिख दें कि द फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि लीगल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कानून को। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन किस में होगी? को जाहिर बात है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन होगी। जब वो उसके अंदर परफॉर्म हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज की जो होंगी, वो अपनी जिम्मेदारी इंजाम दे देगा तो हम उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। इसके बाद वो कहते हैं the party to the contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this act। कि जितनी भी पार्टीज होती हैं वो अपनी जो प्रोमिसेस होती हैं किसी भी मुआहदे के अंदर वो परफॉर्म कर देती हैं जब तब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो चुका है। जब तक कि वो कहते हैं कि सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड, जब तक कि वो जो होती है प्रॉमिस उसकी तरफ से है डिस्पेंस्ड विद, मतलब वो नहीं फुल हो रही या किसी वजह से नहीं हो रही या उसको माफ़ी मिल गई है तो किसी भी मुआहदे में तब की बात हम तब करेंगे। अदरवाइज जब ऑब्लिगेशन उस वक्त फुलफिल हो जाएंगी जब जो पार्टीज होंगी वो अपनी जो प्रोमिसेस जो उन्होंने की है कि मैंने मोटरसाइकिल डिलीवर करना है इतने पैसों में, परली पार्टी पैसे दे जाए और ये मोटरसाइकिल डिलीवर कर दे तो ये उसकी तरफ से प्रॉमिस और उसकी तरफ से प्रॉमिस जितने भी थे वो कंप्लीट हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। जब तक कि वो कहते हैं कि एक्सक्यूज ना हो जाए या डिस्पेंस्ड विद, या इसमें आप एग्जांपल देते हैं कि कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है या कोई भी मजबूरी बन जाती है जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता तब की बात तब है। अदरवाइज इसकी फुलफिलमेंट उस वक्त होगी जब प्रोमिसेस जितनी भी होंगी वो परफॉर्म हो जाएंगी। फिर है डिमांड ऑफ प्रोमिस कि भाई इसकी प्रोमिस की डिमांड कौन कर सकता है। कौन कह सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराएं? पहला है प्रोमिसी। प्रोमिसी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो प्रोमिसर है उसने तो प्रॉमिस की हुई है, ऑफर की हुई है। जो प्रोमिसी है आगे वो डिमांड कर सकता है ना, भाई आपने कहा था आप ये काम करके देंगे तो आप मेहरबानी करके ऐसा करके दें। आपने कहा था मोटरसाइकिल मुझे डिलीवर कर देंगे तो मेहरबानी करके आप मोटरसाइकिल मुझे डिलीवर करें। तो यहाँ पे डिमांड कौन कर रहा है? बेसिकली प्रोमिसी। प्रोमिसी डिमांड करता है। एग्जांपल वो देता है ए प्रोमिसेस टू बी टू पे 1000 रुपीज टू सी। If A does not pay the amount to C, it is only B who can demand performance of the contract by A who paid promise। अब इसने एग्जांपल दी है, ये डिमांड पहला पार्टी है प्रोमिसी खुद। उसने एक एग्जांपल दी कि ए ने ना बी से कहा कि तुम जब मैं डिमांड करूं तो तुमने सी को, ए ने कहा कि भाई तुम सी को पेमेंट करोगे, लेकिन अगर तुम सी को पेमेंट नहीं करते तो डिमांड मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे ए जो है वो प्रोमिसी है। एग्जाम्पल उसने यही दी, ए प्रॉमिस करता है बी को
to pay 1000 rupees to C. ए ने कहा, प्रॉमिस किया किससे, बी से, कि सी को कितने पैसे दें, 1000 रुपीज। इफ ए डज नॉट पे द अमाउंट टू सी, और अगर ए जो है वो सी को अमाउंट, बी को अमाउंट जो सी को अमाउंट नहीं पे करता, तो बी जो है वो उसको क्लेम कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए बाप वगैरह होता है या किसी का समझ लें कि किसी हम इस तरह से करते हैं किसी और के फायदे के लिए यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में, कि जो प्रॉमिस जिसके साथ जो मुआहदा करता है, जिसके साथ मुआहदा किया जाता है, वही उसको जो है डिमांड कर सकता है, थर्ड पर्सन यहाँ पे डिमांड नहीं कर सकता। वो इसने ये एग्जांपल दिए। फिर वो कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कानून की नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ये हमारे बेसिक लॉ में भी मौजूद है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की टर्म होती है कि आपको रिप्रेजेंट करने वाले जो लीगल पर्सन है वो कौन है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी मौत के बाद कौन है जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके वारिस कौन बनेंगे जो आपकी बिहाफ पर क्लेम कर सकेंगे। तो ये दूसरी पार्टी जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसके होंगे, इसके होंगे, प्रॉमिसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। इफ promisee dies, his legal representative can demand the performance of contract. A borrows some money from B, B died. The legal representative of B can demand the performance of the contract. अब यहाँ पर एग्जाम्पल उसने ली कि उधार का खाता था, किसी ने, ये प्रॉमिसी है ए से बी ने क्या किया, उधार पैसे ले लिए, ए से बी ने उधार पैसे लिए, ए डेड हो गया, तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा सी, वो इस मुआहदे के तहत जो मुआहदा ए और बी का था कि कितने अरसे तक पैसे वापस होंगे, जो कुछ लिख पढ़ भी उसमें थी, तो क्योंकि ए मर गया है तो अब सी जो है वो उसको क्लेम कर सकता है। इसी तरह से जमीन के जितने भी मुआहदात होते हैं, अगर उस दौरान कोई पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके जो वारिस होते हैं वो फिर क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें भी तो यहाँ पे लिखा भी जाता है कि मेरे जो वर्सा होंगे मेरे मरने के बाद जो है वो भी इस चीज़ के पाबंद होंगे, ये हम लिखते हैं जब भी कोई एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद है बाय होम जो है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। ये तो था ना कि कौन परफॉर्म कर सकता है, डिमांड और परफॉर्मेंस कर सकता है। अब है कि कौन परफॉर्म, किससे परफॉर्म करवाया जाएगा। बाय होम एक उसने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। ये पहली चीज चली गई, अब दूसरी सारी बात है। पहला बंदा कौन जाएगा, प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस किया हुआ है वो बाउंड है। पहले कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मे बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर आइदर हिमसेल्फ और थ्रू अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। अब इसने एक एग्जांपल दी है कि प्रॉमिसर पहला बंदा तो खुद हो गया, दूसरी एग्जांपल इसी लाइन में उसने लिख ली कि सम कॉम्पिटेंट पर्सन भी होता है जिसके जरिए वो करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म द परफॉर्मेंस हिमसेल्फ। यहाँ पर एक चीज जहन में रखें, पर्सनल स्किल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई एक्टिंग करता है, ठीक है, कोई पेंट करता है, कोई स्कल्पचर्स बनाता है, कोई जो राइटिंग करके देता है किसी को, जो ये जो तामीर करके देता है मकान की, जो उसकी पर्सनल स्किल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमेशा ही बंदा खुद बाउंड होता है परफॉर्म करके देने का, क्योंकि पर्सनल स्किल्स हैं। अब एक्टिंग वो उनसे करवाना चाहते हैं, कोई और बंदा उसकी जगह पे वैसी एक्टिंग ना कर सकता हो। आप सिंगिंग वो उनसे करवाना चाहते हैं, कोई और बंदा उसकी जगह पे सिंगिंग ना कर सकता, क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स हैं। कोई कहता है, देखें जो पेंटर्स हैं, जो फेमस पेंटर्स हैं, वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी लेते हैं लोगों से पेंटिंग करके देने के। अब वो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट था उसकी पर्सनल स्किल्स पे, वो आपको उसको पेंट करके देने वाले था। अब अगर वो ही मर गया है तो अब ये तो नहीं कि आप किसी और से कहेंगे कि भाई वो कराए,
उसके तो अदर से, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑब्लिगेशन उसकी अपनी जात से रिलेटेड है, उसकी पर्सनल स्किल से रिलेटेड है। अगर तो नुकसान होता है तो कोई प्रॉपर्टी उसकी अटैच की जा सकती है जो उसके नाम पर हो, कभी नहीं तो अदरवाइज पर्सनल स्किल पे खत्म, बंदा खत्म तो उसका मुआहदा भी खत्म। यहाँ पर उसका किसी ना ही कोई किसी और से डिमांड किया जा सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखें, ये एक कानूनी पॉइंट है जो कि आपको हमेशा ही पढ़ने को मिलेगा, पर्सनल स्किल से रिलेटेड मुआहदा। उसके बाद है एजेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म बाय एजेंट of the promiser. A promises to B to sell goods. A may perform his promise himself or through his agent. दूसरी जगह पे वही कहता है कि उसका नुमाइंदा कार, उसका एजेंट जो है वो उसको परफॉर्म करा सकता है। लाल कंपनीज होती हैं, प्रॉमिस वो करती हैं, जो उसका एजेंट होता है वो उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरी जगह पे चला जाएगा इनके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस वक्त तक जो है इसके जिम्मेदार होंगे जब तक पर्सनल स्किल्स के मुआहदे ना हो। अगर पर्सनल स्किल के हैं तो वो यहाँ पर जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर है उसके बाद है कि इफ इन केस ऑफ पर्सनल स्किल में क्या होगा, यहाँ डिटेल वो बता देता है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वही बात मैंने कही कि अगर वो सिंगिंग करता था वो मर गया तो अब वही जो सिंगिंग करता था वही मर गया तो आप किससे सिंगिंग करवाएंगे? उसके घर वाले तो बाउंड नहीं है उस मुआहदे के, मुआहदा खत्म। फिर वो कहते हैं इन केस ऑफ नॉट पर्सनल को स्किल, अगर पर्सनल स्किल ना हो तो क्या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका जिम्मेदार होता है या नहीं होता? वो कहता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल बट इम्पर्सनल नेचर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इम्पर्सनल जैसे कि भाई अगर आप ये कह रहे कर मर जाए अगर वो बंदा, तो कोई उसके काटन का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो काटन उसके पर्सनल स्किल से रिलेटेड है, वो काटन को उसको डिलीवर करने के पाबंद है, जो उसकी पर्सनल स्किल से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है थर्ड पर्सन। इसके अलावा जो चौथा है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से भी हम उसको भी पाबंद कर सकते हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराओ। वो कैसे? व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट करे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। अब यहाँ पे समझे, प्रॉमिसी ने खुद अपने आप को बाउंड किया, एग्री हुआ कि मैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे करवाऊंगा? थर्ड पर्सन से। तब वो जो प्रॉमिसर है उसके अगेंस्ट डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो क्लेम भी करेगा तो थर्ड पर्सन को क्लेम करेगा। कैसे? ए बोरो ₹5 लाख फ्रॉम बी। ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए एंड प्रोमिसेस टू रीपे विद इन अ ईयर, और प्रॉमिस किया कि मैं 1 साल के अंदर तुम्हें वापस कर दूंगा। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, सी द ब्रदर ऑफ ए, जो सी था, ए का जो भाई था, उसने 5 लाख रुपए बी को दे दिए। बी एक्सेप्ट द मनी, उसने बी ने उसको कबूल कर लिया उन पैसों के, उसके अपने भाई की बिहाफ पर उसने दे दिए। अब बिहाफ पे दिए या खुद से दिए? देखिए दो चीजें हैं, बिहाफ पर देना अलग चीज है, खुद से देना अलग चीज है। बिहाफ का मतलब है उसने आपको कहा और आप जाके उसको दे रहे हैं, और अगर आप अपनी मर्जी से जाके दे रहे हैं, उसको डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन ये उसके बिहाफ पर नहीं होगा। ये तो होगा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करवाने के लिए आप कर रहे हैं, उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करवाने के लिए कर रहे हैं। फिर वो कहता है ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे। अब ए ऑटोमेटिकली उसकी लायबिलिटी से आजाद हो गया है, तो अब दोबारा वो ये नहीं कह सकता कि तो तुम्हारे भाई ने दिया अब मैं तुम्हारे खिलाफ आता हूं, नहीं, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया परफॉर्मेंस को कि मैं इससे लूंगा, इससे मैं पैसे लूंगा। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, लोग जैसे लेन देन करते हैं उसमें ये कहते हैं मैंने इससे पैसे लेने हैं, मैंने इसको देने थे, तो तीन पार्टीज ऐसे ही उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, हालांकि वो बेसिकली चीज किसी और की होती है, पैसे कोई और दे रहा होता है। जो तीसरा बंदा था, जैसे कि एक ने, हम ये लिखते हैं कि एक ने किसी से प्रॉपर्टी ली थी स्टाम्प पे, ठीक हो गया, फिर स्टाम्प पे ही आगे प्रॉपर्टी सेल कर दी और दूसरे बंदे के आमने सामने करा दिया कि बाबा आप मुझसे नहीं, तुम आप इनसे लेन देन करोगे।
अब जो परफॉर्मेंस करवाने वाला है, जो पैसे लेने वाला है, वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे रहा होता है, ठीक है भाई तुम बड़ी हो मैं इसके पास। तो अब वो अगर उसको जो दूसरी सेकंड पार्टी है जिसके साथ मुआहदा हुआ है, दूसरा स्टाम्प हुआ है, वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहली पार्टी के अगेंस्ट भाग जाओगे। पहली पार्टी यहाँ पे प्रोमिसर है, दूसरी पार्टी थर्ड पर्सन है, और जो प्रोमिसी था वो उसने पहले इससे एक्सेप्ट मुआहदा किया हुआ था, पहला स्टाम्प उसके साथ था। अब वो कहता है कि भाई ठीक है मैं नहीं रखना चाहता, तो वो स्टाम्प पे आगे कह देते हैं कि हमारा मुआहदा खत्म, अब तुम यहाँ से जो मेरी पेश की रकम थी वो उससे ले लेता है, थर्ड पर्सन से ले लेता है अक्सर, कि वो पैसे तुम मुझे दे दो जो मैंने दिए हुए थे इसे, अब ये जाने और तुम जानो। तो वो अब ये नहीं कि भाई पहले मुआहदे को वो कराएगा, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दूसरे बंदे से मुआहदा किया है। अक्सर अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा होता है कि अगर मुश्तरी चाहे तो खुद अपने नाम कराएगा, या मुश्तरी जिसको कहे उसको ये नाम करा के देने का पाबंद होगा। ये चीज अलग है। यहाँ पर समझने की बात है कि आप लोग जो बैठे हुए खास करके तीन ये है, आप लोग बैठे हैं 1 2 3 बैठे हैं, तीनों में से अगर ये देखा जाए कि भाई आपने मुआहदा किया था इससे 20 से कि भाई मैं तुम्हारा प्लाट लूंगा इतने पैसों में, आपने उसका प्लाट ले लिया, उसको पैसे दे दिए पेश की रकम। अब आ गया सी ने कहा कि ये प्लाट मैं रखना चाहता हूँ, तो आपने कहा कि ठीक है, आमने सामने पार्टियां हो जाती हैं, आप वो जो पैसे दिए हुए थे वो इससे ले लेते हैं, और आप जो थे इसको दिए हुए जो पैसे हैं वो पेश की शो हो जाता है कि ठीक है भाई मैं इसको पैसे दे दूंगा, लेकिन जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो फिर मेरी पेश की शो हो जाएगी। फिर अगर खास किया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है दूसरी पार्टी, पहली पार्टी समझ लें और तीसरी पार्टी, तो ये नहीं होगा कि जिसके साथ आपने पहला प्रोमिसर था उसके अगेंस्ट डिमांड कर सकते, नहीं। अब आप डिमांड करेंगे तो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट करेंगे। समझ आ गई? इसको कहता है कि वो थर्ड पर्सन किस तरह इन्वॉल्व होता है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस को कहता है इट वाज हेल्ड वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिसेस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। No time for performance is specified. The agreement must be performed within a reasonable time. वही वो कहते हैं कि अगर टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड हो तो जाहिर बात है आप इसी चीज को लिखा करें पहले कि अगर टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड हो तब उसी जगह पे और उसी टाइम वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाया जाएगा। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा जहन में रखें कि रीजनेबल टाइम होता है। रीजनेबल टाइम में अगर आप जाते हैं तो वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसको परफॉर्म नहीं करवा सकते। ये आज का आपका जो है ना वो टॉपिक था, वो कंप्लीट।